शुरू करें शैतान बच्चों। देखिए हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। सेल पढ़ लिया है, सेल की हिस्ट्री पढ़ ली है, हिस्ट्री भी पढ़ ली। साथ साथ हमने यह भी पढ़ लिया है कि सेल वॉल कैसी होती है, पढ़ लिया है। सेल वॉल भी पढ़ लिया है। जब सेल वॉल पढ़ लिया है तो फिर सेल थ्योरी भी पढ़ ली। सेल थ्योरी भी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जबकि सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये पढ़ाया जा चुका है बच्चों, ऐसे बनाए थे हम, याद आ रहा होगा। सेल जो है एक सेल वॉल से, सेल वॉल और साइटोसोम, साइटोसोम। ठीक है, अब साइटोसोम के भी दो हिस्से माने, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। सबको पीछे तक दिखाई दे रहा है? और प्रोटोप्लाज्म, यही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यह देखिए सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या क्या हैं, वर्क क्या क्या काम है सेल मेम्ब्रेन के। पहले तो एक कोशिका बनानी, ठीक है। इसके अंदर पतली सी रेड कलर का ये सेल मेम्ब्रेन बनाया है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया फिर, ये ऊपर जो बना सेल वॉल हो गई है, ऊपर जो हो गया वो सेल वॉल। अगर कोशिका व्यक्ति मौजूद है तो ये बता सकते हैं ये किसकी कोशिका है, एनिमल की है कि प्लांट की है? प्लांट सेल। एनिमल की है या प्लांट की? प्लांट की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। बच्चों बेसिकली इसके अंदर एक लिक्विडी सब्सटेंस भरा रहता है, लिक्विडी सब्सटेंस भरा रहता है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या भरा रहता है, इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसी में सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये है प्रोटोप्लाज्म। आज दो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अक्सर आप लोग प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो शब्द आप लोग सुनते हैं, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। बच्चों जब भी हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स। क्या मतलब हुआ, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जो भी भरे रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब जो इसमें भरे रहते हैं उनको और इस लिक्विडी पार्ट को जोड़ करके बोला जाता है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अगर इसमें से सेल ऑर्गेनेल को हटा देंगे तो केवल साइटोप्लाज्म बचा रह जाएगा, केवल साइटोप्लाज्म बचा रह जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस भी इसी में। एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का आखिर कार्य क्या क्या है। पहला तो कार्य है बच्चों प्रवेश को रोकना, वायरस, बैक्टीरिया, तमाम रोगाणु के प्रवेश को रोकना, रोगाणु के प्रवेश को रोकना। हेडिंग लिखिए, सेल मेम्ब्रेन के कार्य, प्रवेश को रोकना, रोगाणु के प्रवेश को रोकना। ठीक है, रोगाणु के प्रवेश को रोकना। कोशिका को एक आकार प्रदान करना। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी तो कोशिका को एक आकार तो प्रदान किया जाएगा। वो आकार का कौन प्रदान करेगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। एक आकार प्रदान, कोशिका को आकार प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना।
बहुत हद तक प्रदान करती है, क्योंकि जब सेल वॉल नहीं मौजूद है तो कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि उसके जस्ट बाद सेल मेम्ब्रेन ही आता है प्रदान करना। ठीक है। दूसरा है बच्चों, दूसरा इसमें लिखें, तीसरा नंबर पे लिखेंगे, ये अवशोषण तथा उत्सर्जन का कार्य भी करती है। तथा उत्सर्जन, अवशोषण तथा उत्सर्जन का कार्य करना, कार्य करना। ठीक है, अवशोषण तथा उत्सर्जन का कार्य करना। तो अवशोषण तथा उत्सर्जन ये ज्यादा मुख्य कार्य है बच्चों। ये तो ठीक है, रोकेगी, है एक बैरियर तो है ही, रोक देगा, कोशिका को कम या ज्यादा आकार भी प्रदान कर देगा। तीसरा है अवशोषण तथा उत्सर्जन। अवशोषण में हमने कुछ खाया तो हमारी कोशिका तक चले, कोशिका का तो मुंह है नहीं, यानी सेल वॉल से होकर के अंदर चली गई और उसने कुछ अवशिष्ट पदार्थ बनाए, जैसे कोई कुछ बना इस तरह का मटेरियल जो से बाहर निकल जाना चाहिए, उत्सर्ग अमोनिया हुआ, तमाम गैसेस भी बाहर निकल जाए, तो किसके थ्रू निकलेंगे? किसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलेंगे, तो उत्सर्जन का भी कार्य करेगी, उत्सर्जन का भी कार्य करेगी। ये तीन तो देखिए। अब अवशोषण और उत्सर्जन कैसे करती है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा, अवशोषण तथा उत्सर्जन का कार्य प्रमुख कार्य है, करना प्रमुख कार्य है, ये प्रमुख कार्य, ये प्रमुख कार्य है। ठीक है, प्रमुख कार्य है। ये फिर से बना? नहीं, बता दो। ये आपने बनाया नहीं, पहले बना लिया, अभी फिर से। कोई बात नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया। ठीक है, अभी आप लोग सब समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ देखो, आने को आदान या प्रदान करना, आदान या प्रदान करना मतलब अवशोषण या उत्सर्जन करने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ले जाना और ले आना। कैसे होगा? ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली द्वारा, लिखते जाइए, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मुख्यतः परिवहन का कार्य किया जाता है। परिवहन का कार्य किया जाता है, परिवहन का कार्य किया जाता है। अब बच्चों, परिवहन का तो कार्य किया जाता है, लेकिन झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं ये जान लिया जाए तो हमें आसान हो जाएगा कि किस झिल्ली से कौन सा कार्य किया जाएगा। ठीक है, झिल्ली, पहली प्लास्टिक की झिल्ली, सही है, कोशिका झिल्ली है, और वो केंद्रक झिल्ली होती है। हाँ, केंद्रक झिल्ली भी होती है, प्लास्टिक की झिल्ली नहीं होती है। हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी होती है लेकिन हम उसके बारे में पढ़ नहीं रहे हैं। अगर हम देखें झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के प्रकार, कितने प्रकार की मेम्ब्रेन हो सकती है ये देखते हैं। मेम्ब्रेन बच्चों बेसिकली 3 प्रकार की हो सकती है, मेम्ब्रेन 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली हो जाएगी पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, क्या हुआ बच्चा? पारगम्य झिल्ली, फिर अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। वाह, तो हीरा हो। अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य को कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन,
परमिएबल मेम्ब्रेन। और इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये कहेंगे अर्धपारगम्य, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल। इसको याद कर लीजिए बच्चों, यही जीवन भर पूछेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। देखो पारगम्य का मतलब होता है जिससे होकर के विलेयक और विलेय में विलयन और विलेय दोनों ही आ जा सके, दोनों ही आ जा सके, कोई रोक टोक न हो, कोई रोक टोक न हो, उसे कहेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि पारगम्य झिल्ली। लिख लीजिए, इसमें विलेय विलेय तथा विलयन इससे होकर, यहाँ लिखिए विलेय तथा विलयन दोनों के अणु आसानी से आ जा सके, ठीक है, आ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, क्योंकि कोई रोक ही नहीं, कोई रोक ही नहीं है, आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे होकर न तो सॉल्यूट मतलब विलेय, न ही सॉल्यूशन विलयन, न तो सॉल्यूट यानी कि विलेय और न ही विलयन। आर पार जा सकते हैं, किसी को जाने ही नहीं देगा। उसे क्या कहेंगे? अपारगम्य। तो पारगम्य का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलयन विलेय दोनों ही आर पार आ जा सके, ठीक है। अपारगम्य कोई आए जाए नहीं, सब बंद कर दो, सबको बंद कर दो, इसका मतलब न विलेय जाएगा न विलयन जाएगा। अपारगम्य, अर्धपारगम्य। इससे होकर, हाँ इससे होकर केवल विलेय, केवल विलेय के अणु, विलेय का मतलब जिसे बोला जा रहा है, समझ रहे हैं? हाँ बेटा, क्या तुम लोग, विलेय के अणु आर पार आ जा सकते हैं। उन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हो गया बच्चा, आगे लिखिए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक है नहीं। ऐसे दरवाजे का क्या मतलब जो बंद ही ना होता, चोर भी आ जाए, घर वाले भी आ जाए, बाहर वाले भी आ जाए, कोई मतलब है क्या ऐसे दरवाजे का? हटा देना चाहिए उसको, तो कोई मतलब नहीं पारगम्य झिल्ली का। ऐसे भी दरवाजे कोई मतलब नहीं, ना घर वाले आए, ना बाहर वाले आए, ना चोर आए, ना ईमानदार आए, कोई नहीं आए, उसका भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, घर में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। चलिए इसका यानी मुख्य कौन सा हुआ हमारा?
अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम अब इसी के आगे, इसी को आगे पढ़ना शुरू करें। ठीक है, इसी के आगे पढ़ना शुरू करें। ठीक, मिटाया जाएगा। अब पढ़ने जा रहे हैं परासरण के बारे में, यानी कि ऑस्मोसिस, परासरण। परासरण बहुत सिंपल उदाहरण से समझा देंगे। बताया भी गया था, हाँ सर, पानी में किशमिश का, पानी में किशमिश का घोलना, पानी में किशमिश का घोलना कि रखना, भिगो के रख दीजिए। ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो कैसा दिखता है, पचका हुआ कि फूला हुआ? फूल जाता है। ठीक, ऐसे ही फूलता है ना। तो हुआ क्या बच्चों कि जो पानी था बाहर की तरफ शुगर कम था, शुगर क्या था? कम था। चीनी, शुगर क्या था? कम था। और अंदर की तरफ शुगर क्या था? शुगर ज्यादा था। ठीक, तो बाहर से वाटर क्या था? अंदर, बाहर की तरफ क्या था? वाटर ज्यादा था, अंदर की तरफ वाटर कम था। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस लिखिए। तो अब किशमिश का क्या था? किशमिश का कंसंट्रेशन, किशमिश में चीनी का सांद्रता ज्यादा थी, किशमिश में चीनी की सांद्रता ज्यादा थी, बाहर चीनी की सांद्रता कम थी, पानी अंदर की तरफ आ गया, पानी अंदर की तरफ आ गया। देखिए, इस प्रक्रिया में किस प्रक्रिया में परासरण की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में विलेय के अणु अब यहाँ पे जो किशमिश की दीवार है इसे अर्धपारगम्य झिल्ली माना जा रहा है। किशमिश की दीवार को क्या माना जा रहा है? अर्धपारगम्य माना जा रहा है। विलेय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ चले जाते हैं, किसको पार करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हैं। किसको पार करके जाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हैं। अर्धपारगम्य
झिल्ली को पार करें। ठीक है, इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। कहते हैं इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। कभी ऐसा देखा है बच्चों कि किशमिश फूलते 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 फट गई हो? कभी ऐसा देखा है क्या? देखा? कहाँ किशमिश फटते हुए देख लिया भाई? टूट जाती है, सड़ जाती होगी, टूटती नहीं होगी, फटी नहीं होगी, बहुत ज्यादा दिनों तक रख दिया होगा। हाँ? उसे सड़ना कहते हैं बेटा। खा तो नहीं लिया? हाँ, अच्छा किया। वही तो कि भाई ऐसा ना हो किशमिश मान के निपटा दिया, चलो मीठा तो है ही। सर वो इतना ज्यादा पानी अपने अंदर लेगी थोड़ी ना, गुब्बारा है। गुब्बारा थोड़ी है। हाँ, और गुब्बारा भी एक लिमिट के बाद से फिर लेना नॉर्मली तो पूरा बंद ही हो जाता है, फिर ज्यादा करते तो फट जाता है। ये इतने ज्यादा नहीं होगा, देखो क्या होता है। सपोज करिए ये किशमिश है, क्या है ये? खाना नहीं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सराउंडिंग मीडियम से बड़ा सा किशमिश है तो बड़ा सा बीकर भी लगेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से पानी अंदर की तरफ गया, यहां से पानी क्या हुआ, चारों दिशाओं से जा रहा है, चारों दिशाओं से। इनके जाने से बच्चों क्या धीरे धीरे वो फैलने लगे, धीरे धीरे वो फैलने लगे। तो अब पानी भरने से अंदर से बाहर की तरफ भी तो एक दबाव लगने लगा कि अब मत भेजो, अब मत भेजो, नहीं तो मैं फट जाऊंगी। ऐसा भी होगा, समझ में आ रही बात? हाँ सर। नहीं, सबको समझ में नहीं आता, देख बता रहे हैं। देखो पानी बाहर से अंदर जाता गया, जब तक नॉर्मल कंडीशन थी तब तक वो फूलती गई, तब तक तो वो फूलती गई। एक समय के बाद क्या हुआ, पानी जो अंदर आना रुक जाता है, पानी अंदर आना रुक जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो बाहर जिस प्रेशर से पानी बाहर से अंदर जा रहा है, उसी प्रेशर से अंदर से पानी बाहर की तरफ रोका जा रहा है। मतलब इनटेक का मतलब अंदर लेने वाला जो प्रेशर है, दबाव है, देखो मैं दबा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब ये दबेगा नहीं हो, क्योंकि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो, बराबर हो गया। बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया, ठीक है। इनटेक प्रेशर इज इक्वल टू आउटलेट प्रेशर, बाहर की तरफ भी निकाला जाने वाला प्रेशर है वो बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रेशर को, जितना प्रेशर से दबा करके अपनी स्थिति यथा स्थिति को कायम रखने के लिए जितना दबाव दे रही है सेल, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से दबाव लाने ताकि वो सेल मेम्ब्रेन फटे नहीं, उसी प्रेशर को कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण का दबाव, परासरण दाब, परासरी दाब। इसी को क्या कहेंगे, परासरी दाब, परासरी दाब, परासरी दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखो, इसके बारे में समझ जाएंगे आप सब। वह दाब जिसके कारण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, मैं लिख दे रहा हूं, परासरण दाब। हेडिंग क्या लिखा है, परासरण दाब, परासरण दाब। वह दाब जिसके द्वारा विलेय के अणुओं का, या विलेय के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से
अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य, सॉरी बेटा विलय नहीं, विलायक, विलायक ना पानी है ना, विलायक, विलायक के अणु का, विलायक के अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अंदर जाना रुक जाए, झिल्ली से होकर अंदर प्रवेश करना रुक जाए। रुक जाए उसे ही परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यही। अब क्या हुआ, जब इनटेक प्रेशर और आउटलेट प्रेशर दोनों रुक जाएगा तो फिर फ्लो रुक जाएगा, पानी का अंदर जाना क्या होगा, रुक जाएगा, पानी का अंदर जाना। समझ में आ रही बात? लाल वाला से देखो पानी अंदर जा रहा है, जिस प्रेशर से जा रहा है उसी प्रेशर से जब बाहर की तरफ दबाव लगने लगे, बाहर की तरफ भी दबाव लगने लगे तो पानी का अंदर आना बंद हो जाए, पानी का अंदर आना। सेम वही कंडीशन है कि बाहर से एक बच्चा आपको दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, आप लोग कभी कभी ऐसे दबा देते होंगे, नहीं खोलने देते होंगे, ऐसा करते हैं कभी? छोटे बच्चों के साथ होता है ना, छोटे बच्चे दरवाजा खोले जा रहे हैं, आप बंद कर देते, नहीं आना, सीटी नहीं लाते, हाथ से प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। उसका प्रेशर जब तक हमारे प्रेशर के बराबर रहेगा तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। जब हम हाथ हटा देते हैं तो क्या होता है, वो गिर जाता है, फिर उड़ने लगता है, ठीक है। ऐसा खेल तो आप लोग खूब करते हो, ठीक। चलिए आगे, इसे ही परासरण दाब कहते हैं। तो जो परासरण दाब क्या मतलब, अंदर वो दाब लगाता किधर से, अंदर से झिल्ली पर लगता है, अंदर से, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा अंदर से बाहर की तरफ, झिल्ली के अंदर से बाहर की तरफ होती है। इस दाब की दिशा कहां से कहां होती है, झिल्ली के अंदर से बाहर की तरफ, झिल्ली के अंदर से बाहर की तरफ। झिल्ली के अंदर से बाहर की तरफ होती है। अब सेल के अंदर जो विलेय है कई प्रकार से देखा जा सकता है। क्या मतलब है, मिटा दे बच्चों, लिख लिया सब। जैसे सांद्रता के आधार पर, हेडिंग है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अभी ऑस्मोसिस चल रहा है बच्चों, ठीक है। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सबसे पहले होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्पपराशय, अल्पपराशय हिंदी में लिखेंगे अल्प। हाइपो का मतलब कम, बेटा जहां भी हाइपो आए मतलब कम, हाइपो का मतलब कम, हाइपर आए का मतलब ज्यादा। नहीं तो लोग हाइपर हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं तो कहते हैं ना हाइपर हो गया, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो ये हाइपो हो गया मतलब कम, कम को हिंदी में कहते हैं अल्प, अल्पपराशय। सॉल्यूशन को विलयन, सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, विलयन। इसका परिभाषा लिखिए, ऐसा विलयन
ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम हो, कोशिका की सांद्रता से कम हो, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? क्या मतलब हुआ बच्चों? देखो, एक बीकर बना दिए, एक सेल इसके अंदर डाल दिए, एक सेल डाल दिए। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये सेल? मेम्ब्रेन। मैं वॉल हटा दिया हूं। ठीक है, अब जो वॉल नहीं है तो ये कौन सी किसकी मेम्ब्रेन सेल है? ये एनिमल सेल। क्या? एनिमल सेल। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है, जो इसमें जो वाटर डिप्ट है, जो इसमें विलयन है, सॉल्यूशन क्या है? जो सॉल्यूशन, इसकी जो सांद्रता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सांद्रता। कंसंट्रेशन जो है, इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन कम है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में क्या होता है? जो सेल का अंदर का मटेरियल है ना, जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म, शब्द ले रहा हूं प्रोटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल के मिलकर बना होता है। तो जो सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ आने लगा, अंदर से बाहर की तरफ आने लगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, हायर से लोअर की तरफ। लिख लो, इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस परिस्थिति में अंदर से बाहर की तरफ नहीं सॉरी, क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम है। तो अब क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ परासरण की क्रिया हो रही है, कम से ज्यादा की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ। तो ये कम है, बाहर से विलयन क्या होगा? अंदर। इस परिस्थिति में बाहर से विलयन कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगता है। बच्चों बस एक चीज याद रखिएगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही फर्क है। ऑस्मोसिस मतलब परासरण और डिफ्यूजन का मतलब विसरण। ऑस्मोसिस में कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगा, कम से ज्यादा की तरफ ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में, ऑस्मोसिस की यानी कि परासरण में कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका, और बाहर का कंसंट्रेशन कम है तो कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होगा। तो अब कोशिका क्या होगी? फूलेगी। कोशिका क्या होगी? जो पानी ग्रहण करेगा वो क्या होगा? फूलेगा। जो सॉल्यूशन ग्रहण करेगा वो फूलेगा, यानी वो करने लगता है। ये पहला होगा बेटा हाइपोटोनिक। अब दूसरा आएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब होता है अति परासरी। क्या होता है? अति का मतलब ज्यादा। अति परासरी विलयन। ठीक है, इसमें लिखिए ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से ज्यादा हो। अब यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, ऐसा विलयन
अधिक हो, ठीक है। और इस परिस्थिति में क्या होगा, अब क्या होगा, क्या बता, कौन बता सकता है? इस परिस्थिति में कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ, कोशिका से अंदर, क्योंकि कोशिका में अब कम हो गया, कोशिका में कम हो गया। जब कोशिका में कम हो जाएगा तो फिर क्या, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर की तरफ जाने लगेगा, कोशिका की सांद्रता से अधिक होती है। इस परिस्थिति में कोशिका के अंदर से विलयन बाहर की तरफ आने लगेंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या होगी, कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब ये एलो वाले की देखिए, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। तो अब अंदर से विलयन कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। अंदर से विलयन कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। बना लीजिए। तीसरा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दोनों, कोशिका के अंदर भी कोशिका के बाहर भी, दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, तो न अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे उसे, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपराशरी, समपराशरी, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता के बराबर है। जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता के बराबर। और इस परिस्थिति में क्या होगा, ना तो अंदर की तरफ होगा, हाँ, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा विलयन में। परिस्थिति में विलयन ना ही अंदर प्रवेश करेगा ना ही बाहर निकलेगा। नहीं अंदर निकलेगा, नहीं ना तो अंदर प्रवेश करेगा, नहीं बाहर निकलेगा। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, अरे कहाँ कम, बराबर हो गई। इसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन। ऐसे बना लें, ठीक। तो अब क्या होगा, नहीं अंदर जा पाएगा नहीं बाहर आ पाएगा, दोनों ही नहीं संभव, ठीक है, दोनों ही नहीं संभव। अच्छा बच्चों, बस ये चीज और देख लो, जिसकी सांद्रता मान लो कोशिका से अंदर प्रवेश करना, कोशिका के अंदर प्रवेश करना, जब अंदर प्रवेश कर रहा है कोई चीज, जब कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है उसे बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं, अंदर प्रवेश करने की उस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है। यहीं पे ऐसे लिख लेना, अंदर प्रवेश करने की प्रक्रिया को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। अंदर प्रवेश करने की
प्रक्रिया को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। एंडोस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, यहां बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्सॉस्मोसिस, अंदर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या है? एक्सॉस्मोसिस। बाहर निकलने की प्रक्रिया को एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिफ्यूजन पढ़ेंगे। परासरण और डिफ्यूजन फर्क यही है कि कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट हुआ ऑस्मोसिस, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट हुआ ऑस्मोसिस, और ज्यादा से कम की तरफ कराएंगे तो परासरण यानी कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब विसरण, डिफ्यूजन का मतलब विसरण। ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, इसमें कम कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगा ज्यादा की तरफ। कम से कहां होगा मूवमेंट? ज्यादा की तरफ। अभी इतना ही पढ़ा है, अब डिफ्यूजन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिख लीजिए, मिटा दें इसे, और आप घंटी लगेगी आप लोग जा सकते हैं।